बारे में बात करें। टाइप पे मैंने आपको दो बातें बोली थी कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपका मैट्रिक्स स्क्वायर है या स्क्वायर नहीं है, क्योंकि कुछ प्रॉपर्टीज सिर्फ स्पेसिफिक मैट्रिक्स के लिए बनाई गई है और वो स्क्वायर मैट्रिक्स था। फिर हमने बोला था कि वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ कैरेक्टरिस्टिक थी उसकी जो हमने डिस्कस करी थी। सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक था वो था डिटर्मिनेंट। ठीक है, आज जो हम कैरेक्टरिस्टिक पढ़ने जा रहे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो है रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब रैंक का डेफिनेशन क्या है, पहले ये थोड़ा समझ लीजिए आप एक बार। फिर रैंक कैलकुलेट कैसे करते हैं वो दूसरी बात है। डेफिनेशन क्या है रैंक का? सबसे पहले तो रैंक किसी भी टाइप के मैट्रिक्स का निकलता है। मतलब रैंक डिफाइन करने के लिए आपके मैट्रिक्स का स्क्वायर होना जरूरी नहीं है, किसी भी नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स का रैंक निकल सकता है। अब रैंक का डेफिनेशन ये है, रैंक इज ए नंबर which is the order of highest order non vanishing minors। मतलब ये सिंपल लैंग्वेज है, समझ गए? मतलब क्या होता है वो सारा समझा देता हूं। फिर से एक बार डेफिनेशन मेरे से सुन लीजिए। रैंक इज ए नंबर विच इज द ऑर्डर ऑफ नॉन वैनिशिंग माइनर। इसका मतलब ये है मेरे बच्चों कि मान लीजिए आपका कोई मैट्रिक्स है ए, एम क्रॉस एन टाइप का। सपोज फॉर एग्जांपल ए कोई मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 4 टाइप का। 4 क्रॉस 3 भी हो सकता है, 4 क्रॉस 4 भी हो सकता है। मतलब नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम से ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, बराबर भी हो सकती है। एक एग्जांपल मैंने ले लिया, ए कोई मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 4 का। तो इसमें से अगर मैं चाहूं तो कुछ रो एलिमिनेट कर सकता हूं, कुछ कॉलम्स एलिमिनेट कर सकता हूं। तो जो कुछ रो और कुछ कॉलम्स को एलिमिनेट करके जो मैट्रिक्स बनता है उसको हम सब मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो कह रहा है कि इस मैट्रिक्स का तो डिटरमिनेंट निकालना पॉसिबल नहीं है। ऑब्वियसली बात है, माइनस निकालना, कोफैक्टर निकालना पॉसिबल नहीं है इस मैट्रिक्स का, क्योंकि माइनस और कोफैक्टर हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स के निकलते हैं। तो सबसे पहले वो कहता है कि इसको स्क्वायर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करिए जो सबसे बड़े ऑर्डर का होगा। अब इसका जो स्क्वायर मैट्रिक्स है जो सबसे बड़े ऑर्डर का होगा वो हो सकता है 3 क्रॉस 3। यहां पे समझिए, इसका मतलब आप एक कॉलम हटाकर एक सब मैट्रिक्स बना सकते हैं जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा और हाईएस्ट ऑर्डर का रहेगा। अब आप पहला कॉलम हटा दो, दूसरा कॉलम हटा दो, तीसरा कॉलम हटा दो, फोर्थ कॉलम हटा दो। इसका मतलब आप इसके 4 सब मैट्रिक्स बना सकते हैं। 4 सब मैट्रिक्स बना सकते हैं किस ऑर्डर के? 3 क्रॉस 3 के। कोई दिक्कत नहीं है। इनको हम माइनर्स कह सकते हैं, इनके हम डिटरमिनेंट चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो कितने सब मैट्रिक्स बनेंगे स्क्वायर ऑर्डर के? 4 बनेंगे। तो हम चारों के डिटरमिनेंट चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर एक का भी डिटरमिनेंट नॉन जीरो आया, नॉन वैनिशिंग, नॉन जीरो आया, तो वहीं पर रैंक 3 हो जाएगी। रैंक का डेफिनेशन क्या था? रैंक इज द ऑर्डर ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर नॉन वैनिशिंग माइनर। समझ गए? अब कोई बच्चा बोलेगा सुधीर सर, सपोज ये जितने भी आपने 3 क्रॉस 3 के सब मैट्रिक्स बनाए, उन चारों के डिटरमिनेंट 0 है। हाँ, तो कोई बात नहीं बेटा, ये जो आपने 4 बनाए, मान लो A1 एक बनाया, A2 एक बनाया, A3 एक बनाया, A4 एक बनाया। अब इसके बहुत सारे बनेंगे 2 क्रॉस 2 के, उन सबको चेक करो। इसके बहुत सारे बनेंगे 2 क्रॉस 2 के, उन सबको चेक करो, करते चले जाओ। अगर एक भी डिटरमिनेंट नॉन जीरो आया तो वहीं पर रैंक 2 हो जाएगी। अदरवाइज फिर 1 क्रॉस 1 के चेक करेंगे। इस बात को ध्यान में रखेंगे कि किसी भी नॉन जीरो मैट्रिक्स की रैंक हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होती है। सिर्फ जीरो रैंक उसी मैट्रिक्स की होती है जिसके सारे एलिमेंट 0 हो। समझ गए? तो रैंक एक कैरेक्टरिस्टिक है किसी भी मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स के स्क्वायर होने की नीड आपको नहीं है।
मैट्रिक्स स्क्वायर हो तो भी चलेगा, नहीं हो तो भी चलेगा। तो वो कह रहा है कि सबसे पहले आप उसके स्क्वायर सब मैट्रिक्स बनाइए, उनके डिटरमिनेंट चेक करो। अगर डिटरमिनेंट सारे जीरो हैं फिर आप कम ऑर्डर पे आ जाइए, फिर भी जीरो है और कम ऑर्डर पे आ जाइए। जब तक आपको हाईएस्ट ऑर्डर नॉन वैनिशिंग माइनर ना मिल जाए तब तक आप सब मैट्रिक्स बनाते रहिए, उनके डिटरमिनेंट कैलकुलेट करते रहिए। जैसे ही हाईएस्ट ऑर्डर का नॉन वैनिशिंग माइनर आपको मिल जाएगा वहीं पे रुक जाइए, उसका जो भी ऑर्डर होगा दैट इज द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। बोलो बेटा, समझ में आई बात या नहीं? जी मेरे बच्चों, भाई क्लियर है यहाँ तक, है ना? सिंपल। अगर कोई बच्चा कुछ भी पूछना चाहता हो तो मेरे से पूछ सकता है। अब चलूं आगे, चलूं आगे। यस वेरी गुड। अब क्या हुआ, थोड़ा आप बात करते हैं। ये जो मैंने रैंक की बात आपसे बताई है, ये रैंक का डेफिनेशन है, लेकिन ये एक्चुअली बहुत ही ज्यादा टिपिकल टास्क है। टिपिकल मतलब मोर कैलकुलेटिव है। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है आपका, सपोज 9 क्रॉस 10, सपोज फॉर एग्जांपल, और इसकी रैंक है 2, सपोज बाय डिफॉल्ट इसकी रैंक है 2। तो अब डायरेक्टली तो आप 2 पे जा नहीं सकते, डायरेक्टली तो आप 2 पे जा नहीं सकते कि 2 रैंक है इसकी। तो आप पहले 9 क्रॉस 9 के कितने बनेंगे, 10 बनेंगे। 9 क्रॉस 9 के सारे डिटरमिनेंट चेक करेंगे, फिर 8 क्रॉस 8 के बहुत सारे बनेंगे, उन सबको चेक करेंगे, फिर 7 क्रॉस 7 सबको चेक करेंगे। तब कहीं जाकर 2 क्रॉस 2 में कोई एक डिटरमिनेंट आपको नॉन जीरो मिलेगा, तब जाके आप यहां तक पहुंचेंगे। टिपिकल टास्क है। तो मैथमेटिशियन ने इसका एक अल्टरनेटिव वे ढूंढा कि भाई रैंक हम कैलकुलेट किस तरीके से कर सकते हैं, किसी और तरीके से। डेफिनेशन चेंज नहीं करनी, ये तो डेफिनेशन है, डेफिनेशन कभी चेंज नहीं होती। डेफिनेशन क्या है? द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर नॉन वैनिशिंग माइनर। कि भाई जो भी स्क्वायर सब मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नॉन जीरो हो जाएगा सबसे बड़े ऑर्डर का, उसी को हम रैंक कह देंगे। फिर उसके नीचे हम चेक नहीं करेंगे, उससे ऊपर सबके डिटरमिनेंट जीरो होने चाहिए, ये वो रैंक का मामला बनेगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टिपिकल टास्क है और मजबूरी आप समझ गए होंगे। तो मैथमेटिशियन ने और कई बातें जो है हमें बताई। सबसे पहले उन्होंने बात बताई कि अगर दुनिया का कोई भी मैट्रिक्स है, मान लो n क्रॉस n, सपोज फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर m रो है और इसके अंदर n कॉलम्स है, तो वो कहते हैं कि मैट्रिक्स में दो टाइप की रैंक होती है। एक होती है रो रैंक और एक होती है कॉलम रैंक। रो रैंक और कॉलम रैंक। चलिए, रो रैंक क्या होती है? वो कहता है कि अगर आप रो को स्टडी करोगे, सपोज फॉर एग्जांपल ये एक मैट्रिक्स है आपका n क्रॉस n, तो रो कैसे बनेगी? ऐसे बनेगी A11 A12 अप टू डॉट डॉट A1n, A21 A22 डॉट डॉट A2n अप टू सो ऑन AM1 AM2 अप टू डॉट डॉट AMN, M क्रॉस n। तो इसकी रो कैसे बनेगी? पिछली क्लास में बताया था इसकी ऐसे रो बनेगी। अगर टेक्निकली आप पहली रो को लिखो R1, तो पहली रो कैसे लिखी जाएगी? ऐसे लिखी जाएगी A11 A12 डॉट डॉट A1n, एंड दिस इज नथिंग बट n डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस का वेक्टर। दिस इज नथिंग बट n डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस का वेक्टर। ऐसे ही आप सेकंड रो लिख सकते हैं, डॉट डॉट आप nth रो लिख सकते हैं, ठीक है? तो वो कहता है कि जितनी भी रो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगी, जितनी भी रो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगी, दैट नंबर इज कॉल्ड रो रैंक। दैट नंबर इज कॉल्ड रो रैंक। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज इज आल्सो द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। लेकिन ये डेफिनेशन नहीं है, ये है मैथमेटिकल क्राइटेरिया। डेफिनेशन तो हो चुकी है पहले, अब मैथमेटिकल क्राइटेरिया का मतलब है कि मैथमेटिकली आप किसी भी मैट्रिक्स की रो फाइंड कैसे करोगे। तो उसने बोला कि हम डायरेक्ट मैट्रिक्स की रो फाइंड नहीं करेंगे,
हम दो टाइप की रो फाइंड करेंगे, रैंक फाइंड करेंगे, रो रैंक और कॉलम रैंक। तो रो रैंक क्या हुई? मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज। सिमिलरली कॉलम रैंक, तो कॉलम को कैसे रीड करोगे आप? कॉलम को मेरे बच्चे ऐसे रीड करोगे, कर लिया, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, nth कॉलम। मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स इज द कॉलम रैंक, कोई दिक्कत नहीं। फिर मैथमेटिशियन ने स्टडी किया और ये देखा कि जितनी रो रैंक होती है उतनी ही कॉलम रैंक होती है किसी भी मैट्रिक्स की, कंफर्म गारंटी। इसका मतलब डेफिनेशन दे दी कि रो रैंक इज इक्वल टू कॉलम रैंक इज इक्वल टू रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, दैट्स इट। तो बट ये डेफिनेशन नहीं है, ये एक मैथमेटिकल क्राइटेरिया है। वो कहता है कि अगर आपको किसी मैट्रिक्स की रैंक निकालनी है तो आप चाहे रो रैंक निकाल दो चाहे कॉलम रैंक निकाल दो, वो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स बन के आएगा। बेटा बात समझ में आई? यहाँ पर, यहाँ तक आपको बात समझ में आई? हाँ या ना? Yes, sir. वेरी गुड, ठीक है। अब एक्चुअली क्या है, इसको भी अगर आप मेथड को देखें तो ये भी एक टिपिकल थोड़ा सा है मेथड। मैथमेटिशियन ने इसको और थोड़ा सा इंप्रूव किया और उन्होंने एक टर्म डिफाइन करी जिसका नाम है एक्लोन फॉर्म। ठीक है बेटा, एक्लोन फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स। एक्लोन बोलते हैं कुछ लोग, इसको एचलॉन फॉर्म बोलते हैं, डजंट मैटर, स्पेलिंग की बिल्कुल गारंटी नहीं है, गलत हो सकती है, बट एक्लोन फॉर्म बोलते हैं। वो ये कहता है कि आप किसी भी मैट्रिक्स को अगर आपको रैंक निकालनी है, और ये डेफिनेशन नहीं है, ये तो रैंक निकालने का तरीका है, दिस इज मैथमेटिकल क्राइटेरिया। वो कह रहा है कि अगर आपको किसी भी मैट्रिक्स की रैंक निकालनी है तो सबसे पहले आप उसको एक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करिए। ठीक, चलिए कन्वर्ट कर दिया। आपकी एक्लोन फॉर्म के अंदर जितने भी पाइवट एलिमेंट होंगे या जितनी भी नॉन जीरो रो होंगी, दैट नंबर इज कॉल्ड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, दैट्स इट, वेरी सिंपल। अब सवाल ये आता है कि सुधीर सर एक्लोन फॉर्म होती क्या है? तो सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि बहुत सारे राइटर ऐसा लिखते हैं, या आपने अगर ये पढ़ा है तो मुझे थोड़ा बताइएगा। बहुत सारे राइटर ऐसा लिखते हैं कि अगर आपको रैंक निकालनी है किसी मैट्रिक्स की तो आप उस मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट कर दीजिए, और जितनी अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट करने के बाद जो भी नंबर ऑफ नॉन जीरो रो बनेगी उसको हम रैंक कहेंगे। सबसे पहले बताइए, क्या ये बात आपने कभी सुनी है? क्या ये बात सुनी है आपने? हाँ या ना? हाँ सर। सुनी है ना बाबू? तो आज के बाद ये बात कभी भी मत सुनना, क्योंकि ये बात निहायती गलत है। आप कभी भी रैंक का डिसीजन, हो सकता है आपके टीचर ने बता दिया हो कि रैंक निकालने के लिए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाओ, रो ऑपरेशन लगा के, कॉलम ऑपरेशन लगा के, और जितनी भी नॉन जीरो रो बनेगी उसको रैंक आप कह दीजिए। ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते। तो अगर किसी टीचर ने आपको ऐसा बता दिया है, इसका मतलब उसको कुछ नहीं आता, वो बेचारा अपना टाइम पास कर रहा है। बिल्कुल, मैं आपके सामने एग्जाम्पल भी रखूंगा। इसीलिए मैंने पहले ही मेंशन कर दिया कि मैं जिस फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहता हूं अपने मैट्रिक्स को, वो अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर नहीं है, वो है एक्लोन फॉर्म। इसका मतलब देयर इज ए मेजर डिफरेंस बिटवीन एक्लोन फॉर्म एंड द अपर ट्रायंगुलरनेस। तो अपर ट्रायंगुलर को अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था कि जनरली किताब में अपर ट्रायंगुलरनेस या लोअर ट्रायंगुलरनेस को स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड किया गया है, जबकि ऐसा मैंडेटरी नहीं है। रीजन है, रैंक तो हम नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स से भी निकालते हैं, तो जब आपने डिफाइन करते टाइम नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स लिया था तो रैंक निकालते टाइम आप नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स कैसे ले सकते हो? इसलिए मैंने वहीं पे क्लियर कर दिया था कि अपर या लोअर ट्रायंगुलर निकालने के लिए स्क्वायर होना मैंडेटरी नहीं है। सो प्लीज डोंट यूज द टर्म अबव द डायगोनल एलिमेंट और बिलो द डायगोनल एलिमेंट, क्योंकि डायगोनलिटी हो ऐसा जरूरी नहीं है। समझ में आया मेरे बच्चे? समझ में आया बाबू? क्लियर है यहाँ पर? वेरी गुड। तो अब बात करते हैं कि अपर एक्लोन फॉर्म होता क्या है एक्चुअली। तो चलिए, वेरी सिंपल। मान लीजिए एक कोई मैट्रिक्स है m क्रॉस n ऑर्डर का, चलिए दे दिया। एक कोई मैट्रिक्स है m क्रॉस n ऑर्डर का। वो कहता है कि आप इस पे कोई भी रो ऑपरेशन लगाओ और कोई भी कॉलम ऑपरेशन लगाओ, आपका मन है।
रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन मैंने कल की क्लास में आपको बता दिए थे कि किन को कहते हैं और वही लग सकते हैं, उसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। किसी भी ऑपरेशन को कितनी भी बार लगाओ मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन लगेंगे उसी फॉर्मेट में। सबसे मेन कंसर्न पिछली क्लास का ये था कि आप रो ऑपरेशन करते टाइम किसी भी रो में जीरो की मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, बस ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि जीरो स्केल्ड नहीं होता है। ये बात कई बार मैं क्लास में आपसे एक साथ डिस्कस कर चुका हूं। तो वो कहता है कि आप एक मैट्रिक्स है आपके पास जिसको आपको ऑक्लैन एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कैसे पता लगेगा कि आपका मैट्रिक्स एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है? भाई अभी तो रोकोगे आप उसको कि सर एक्लॉन फॉर्म बन गई और देख लो अब जो भी देखना था आपको। तो सबसे पहला सवाल उठेगा कि क्या एक्लॉन फॉर्म यूनिक होती है? सबकी एक्लॉन फॉर्म एक बनेगी? सब बच्चों की एक्लॉन फॉर्म एक बनेगी? उसका जवाब आप देंगे। पहले मैं एक्लॉन फॉर्म एक बार बता दूं कि क्या होता है। तो ए पे आपने रो और कॉलम ऑपरेशन लगाए और आपने एक मैट्रिक्स बनाया ए ई। दिस इज जस्ट ए नोटेशन, ए ई। सपोज फॉर एग्जांपल, तो मैं ये कह रहा हूं कि ए ई इज कॉल्ड एक्लॉन फॉर्म ऑफ ए if satisfy two conditions. Number one, if it has some zero rows, put it into the bottom of the matrix. आराम से समझिए क्या कह रहा है। इफ इट हैज सम जीरो रोज पुट इट इनटू द बॉटम ऑफ द मैट्रिक्स, मतलब अगर आपके मैट्रिक्स के अंदर इफ लिखा है, बी केयरफुल, अगर आपके मैट्रिक्स के अंदर कोई एक रो, दो रो, तीन रो जीरो बन रही है, उन सबको मैट्रिक्स के नीचे ले आइए, है ना। मान लो तीन रो जीरो बन गई, तो एक रो सबसे नीचे जीरो, फिर उसके ऊपर जीरो, फिर उसके ऊपर जीरो, फिर उसके ऊपर बात करेंगे जो भी करना है, बट सारी रो नीचे लेके आइए, ठीक है। नाउ सेकंड है, क्या है? द पिवट एलिमेंट ऑफ any row lies right to the pivot element of the previous row. Of the previous row, ठीक है। पिवट एलिमेंट क्या होता है वो भी लिख देता हूं भाई, मान लो हो सकता है ना समझ में आए। इसको पाइवट एलिमेंट भी बोलते हैं कुछ लोग। पिवट एलिमेंट क्या होता है? द लेफ्ट मोस्ट नॉन जीरो एंट्री, लेफ्ट मोस्ट नॉन जीरो एंट्री ऑफ द रो इज कॉल्ड पिवट एलिमेंट, ठीक है जी। अगर दुनिया का कोई भी मैट्रिक्स इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, then this matrix is called echelon form. पहली कंडीशन, अगर सारी रो या कुछ रो जीरो है उनको नीचे लेके आइए। हर रो का लेफ्ट मोस्ट नॉन जीरो एलिमेंट पिवट एलिमेंट कहलाता है। हर रो का पिवट एलिमेंट अपने पिछले वाली रो के राइट में होना चाहिए, नीचे नहीं होना चाहिए, लेफ्ट में नहीं होना चाहिए, राइट में होना चाहिए। कितने राइट में होना चाहिए उससे कोई मतलब नहीं है। तो जैसे जैसे आप नंबर ऑफ रो को बढ़ाते चले जाओगे, आपका पिवट एलिमेंट राइट की तरफ होता चला जाना चाहिए। अगर आपकी एक्लॉन फॉर्म बन जाती है तो नंबर ऑफ पाइवट एलिमेंट इन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। अब बोलिए मेरे बच्चों, समझ में आई बात? आपको समझ में आई बाबू? समझ में आई बात आपको, हाँ या ना?
वेरी गुड। अब एक सवाल है मेरा, मान लीजिए एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, 0 4 6 8, 0 0 1 0। सबसे पहले बताइए क्या ये मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर है, हाँ या ना? या एक काम कर लेते हैं, एक सेकंड मुझे दे दो। चलिए, इज दिस मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर और नॉट? जी बेटा, इज दिस मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर और नॉट? नो सर। अपर ट्रायंगुलर नहीं है। नहीं रिजवाना बेटा गौर से देखो, अपर ट्रायंगुलर है शायद ये। सर, फिर ये तो इन क्रॉस इन नहीं है, स्क्वायर तो नहीं है मैट्रिक्स। अरे तो मैट्रिक्स तो तू पिछली क्लास में थी नहीं क्या? पिछली क्लास में बताया था अपर और लोअर के लिए स्क्वायर होना जरूरी नहीं है, है? यस सर, अपर अरे ट्रायंगुलर है। रिजवाना 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 राजीव बेटा तुम सर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ये, जैसे है आपने बाबू। बताया था। अब रुक जाओ सारे के सारे। रिजवाना बेटा, रिजवाना, रिजवाना चली गई छोड़ के नहीं सर, बेइज्जती हो नहीं गई आज नहीं तो। नहीं, अब क्लास में हूँ सर, क्लास में हूँ। आप क्लास में हो बेटा, शायद आप पिछली क्लास में नहीं थे, या अम, फिर ऐसा हो सकता है शरीर आपका पिछली क्लास में हो, दिमाग आपका पिछली क्लास में ना हो, ऐसा भी पॉसिबल है। चलिए, पिछली क्लास में प्रॉपरली मेंशन किया था ये बात कि अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर के लिए किताबों में लिखा है, आपके टीचर ने बताया होगा स्क्वायर होना जरूरी है, ऐसा मैंडेटरी नहीं है। ठीक है जी? तो बेटा क्लास में मिस किया करो प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे। आप लोग सोच लेते हो कि सुनील सर यूट्यूब पे देख लेंगे आपको, यूट्यूब पे फिर यूट्यूब ही हो जाती है और क्लास में क्लास रहती है, थोड़ा ध्यान रखा करो मेरे बच्चों। चलिए, तो जो बाकी बच्चे हैं, राजीव, प्रज्ञा, मनोज, बेटा अपर ट्रायंगुलर है ये, हाँ या ना? यस सर। अब अपर ट्रायंगुलर की डेफिनेशन अगर मैं लगा दूं तो जरा रैंक बताना। भाई आपने तो सारे जीवन अपर ट्रायंगुलर से डेफिनेशन सुनी है ना, तो जरा रैंक बताना एक बार। अगर ये अपर ट्रायंगुलर है तो रैंक का डेफिनेशन है, रैंक का डेफिनेशन है नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, इसकी रैंक हो गई 3, हाँ या ना? हाँ सर। लेकिन अब ये बताइए ये एक्लोन फॉर्म है या नहीं है? इज दिस एक्लोन फॉर्म और नॉट? इज दिस एक्लोन फॉर्म और नॉट? नो सर। दो। नो सर। चलिए, तो एक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे? पहली रो में 2 की मल्टीप्लाई करके दूसरी में से माइनस कर दो, तो क्या बनेगा? 0 2 3 4। ओके, 0 0 0 0 0 0 1 0। चलिए, क्या ये एक्लोन फॉर्म है? नहीं, क्योंकि 0 रो ऊपर आ गई। तो चलो एक काम कर लेते हैं, इसको 0 कर देते हैं, इसको 1 कर देते हैं। आया ना? नाउ इज दिस इन एक्लोन फॉर्म और नॉट? जी बेटा। यस सर। अब इसमें कितने पाइवट एलिमेंट है? एक पाइवट एलिमेंट, दूसरा पाइवट एलिमेंट, रैंक कितनी हो गई? 2। तो यहाँ पे 2 आ रही है और यहाँ पे 3 आ रही है, ये तो गलत है ना? गलत इसलिए है क्योंकि अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर से रैंक आप बता ही नहीं सकते, सिर्फ और सिर्फ रैंक एक्लोन फॉर्म से बताई जाती है। तो अगर किसी टीचर ने यह पढ़ा दिया हो कि अपर और लोअर ट्रायंगुलर, बहुत सारे हैं टीचर, नाम नहीं ले रहा हूं किसी का क्योंकि सब टीचर हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे मैं कभी कभी ऐसे यूट्यूब पे आ जाता है ना कोई सामने, तो पढ़ा रहे होते हैं कि रैंक का ये डेफिनेशन है, गुस्सा आती है मेरे को कि भाई मत पढ़ाइए, समझ गए ना? मत पढ़ाइए। और वो कोचिंग की फीस को भी ऑफर कह के बोलते हैं, जैसे हम ऑफर मार रहे हो किसी पे कि सस्ता हो गया है सब कुछ, उठा लीजिए, छाट लीजिए, 100 के 4। ऐसे नहीं करना चाहिए, एजुकेशन है ये, सही दीजिए, बात खत्म आपकी, नहीं तो मत दीजिए ना, कोई और दे देगा। कोई तुम्हारा जरूरी है क्या पढ़ाना? कोई और पढ़ा देगा। ध्यान रखिएगा बेटा, क्योंकि एग्जाम में आप इन्हीं चीजों में फंसोगे। तो रैंक के ऊपर अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। अब हम आगे चलते हैं फिर। भाई रैंक समझ में आ गई बेटा? डेफिनेशन हो गई, हाउ टू कैलकुलेट हो गया। कैलकुलेट के 3 तरीके, एक तो डेफिनेशन ही तरीका है आपका, दूसरा नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रो कॉलम वाला तरीका है आपका,
और जो तीसरा है वो एक्लोन फॉर्म है। लेकिन बी केयरफुल, एक्लोन फॉर्म इज डिफरेंट फ्रॉम अपर ट्रायंगुलर मैश। दिस इज एक्लोन फॉर्म, दिस इज अपर ट्रायंगुलर मैश। नाउ माय क्वेश्चन is the echelon form of a matrix is unique or not? सवाल समझ में आ गया बच्चों? बाबू सवाल समझ में आया सबको? अबे यार कुछ तो बोल दिया बाबू। नॉट इम्पोर्टेंट। नॉट इम्पोर्टेंट मतलब नहीं, बात समझ में आई? मतलब यूनिक हो सकता है कभी कभी, लेकिन लगभग नहीं भी हो सकता है। नहीं बाबू, ऐसे जवाब नहीं होते हैं मेरे चांद, ऐसे जवाब नहीं होते हैं। हाँ, ये राम ने लिखा है, यूनिक नहीं राम ने होता लिखा है नॉट यूनिक, राम ने लिखा है नॉट यूनिक, ऐसे होता है जवाब। यूनिक हो भी सकता है और नहीं भी, ये तो जवाब कभी हो ही नहीं सकता। आप शायद उसमें चले गए कि सुधीर सर यूनिक हो या ना हो इससे रैंक पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये शायद आपने जवाब मुझे दे दिया। हाँ सर। है ना बेटा? हाँ, हाँ मुझे ये जवाब दे दिया। मैं ये सवाल ही नहीं पूछ रहा था, मैं सवाल ये पूछ रहा था कि एक्रोन फॉर्म यूनिक होती है या नहीं, उसका फर्क पड़ता है या नहीं, ये मैंने पूछा ही नहीं। बट आपने जवाब इसका दिया था, लेकिन कोई बात नहीं, आप बोले पहली बार क्लास के अंदर, इसके लिए थैंक यू। तो रैंक यानी कि एक्रोन फॉर्म तो बहुत सारी हो सकती है, बट नंबर ऑफ पाइवट एलिमेंट्स, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, रैंक बिल्कुल सेम रहेगी सबकी। इससे कोई मतलब नहीं है कौन सी फॉर्म है। क्लियर? ओ मेरे बच्चों, यस क्लियर सर। हो गया? चलो आगे। सर एक बार पाइवट एलिमेंट बता। बिल्कुल मैं पाइवट एलिमेंट बना देता हूं बेटा। देखो, पाइवट एलिमेंट का मतलब होता है लेफ्ट मोस्ट नॉन जीरो एंट्री ऑफ ए रो। किसी भी रो का लेफ्ट मोस्ट नॉन जीरो एंट्री पाइवट एलिमेंट होता है। जैसे मान लीजिए एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5, सपोज 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0, सपोज फॉर एग्जाम्पल। तो पहली रो का पाइवट एलिमेंट है ये, दूसरी रो का पाइवट एलिमेंट है ये, और तीसरी रो में पाइवट एलिमेंट है ही नहीं, क्योंकि लेफ्ट मोस्ट का मतलब होता है इधर से होता है लेफ्ट, इधर से होता है लेफ्ट। रो के अंदर आप चले जाइए, जो भी सबसे पहला नॉन जीरो एलिमेंट आपको दिखाई देगा दैट इज द पाइवट एलिमेंट। जो पोजीशन पे पाइवट एलिमेंट रखा होगा दैट इज कॉल्ड द पाइवट पोजीशन। तो पहली रो की पाइवट पोजीशन है A11, दूसरी रो की पाइवट पोजीशन है A24, समझ गए? और तीसरी रो में पाइवट एलिमेंट है ही नहीं। मानसे बेटा क्लियर हुआ मेरे बच्चे? यस सर। सिंपल है बिल्कुल, कोई ऐसा, कुछ लोग इसको पिवट एलिमेंट भी बोलते हैं, वो बोलने से ज्यादा मुझे कोई मतलब रहता नहीं है। ऐसे तो बोलने से कुछ होता तो मैं भी अपना नाम अमिताभ बच्चन रख लेता और ऐश्वर्या राय मेरी हो जाती, पॉसिबल नहीं है ऐसा। चलिए ये मजाक थी भाई, चलो आगे बेटा। चलिए अब एक टॉपिक लिखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ रैंक। प्रॉपर्टीज ऑफ रैंक मतलब ये चीज आपको मेरे बच्चों एकदम ब्लड में आ जानी चाहिए, क्योंकि रैंक जो होती है वो कैरेक्टरिस्टिक होती है। और कैरेक्टरिस्टिक मतलब समझते होंगे आप भी कैरेक्टरिस्टिक नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? हम तो डाटा को तो एनालाइज ही करते हैं ना हम, तो हमारा काम है कैरेक्टरिस्टिक पे थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है, सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है वो सुनिए। वो कह रहा है कि अगर आपका कोई मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है n क्रॉस n, फॉर ए सेकेंड, स्क्वायर मैट्रिक्स लिखने का ये मतलब नहीं है कि मैं सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करूंगा, नहीं। ये जो पहली प्रॉपर्टी है इसके लिए सिर्फ मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स माना है, बाकी जहां मुझे लगेगा कि नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए भी ये सेटिस्फाइड है तो मैं आपसे बात करूंगा। तो वो ये कहता है कि अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है n क्रॉस n का, सपोज फॉर एग्जांपल, और उसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, तो इफ एंड ओनली इफ इस मैट्रिक्स का जो रैंक होगा वो एग्जैक्टली बराबर होगा n के। तो आप यहां से यहां जा सकते हो, यहां से यहां जा सकते हो। अब क्योंकि मैंने डिटरमिनेंट का इस्तेमाल किया है तो मेरी मजबूरी थी स्क्वायर मैट्रिक्स लेना। तो अगर आपका एक मैट्रिक्स है जिसको हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, उसकी रैंक फुल रैंक होगी। फुल क्यों होगी? क्योंकि जितना ऑर्डर है उतनी ही उसकी रैंक है। और अगर आपका मैट्रिक्स स्क्वायर है और
उसकी फुल रैंक है तो उसका डिटर्मिनेंट कंफर्म नॉन जीरो होगा, गारंटी है। अब ये बात आप डेफिनेशन से लगा लो, आप लीनियर इंडिपेंडेंसी की रो से लगा लो या एक्रोन फॉर्म से लगा लो, जैसे मर्जी चेक कर लो, रिजल्ट आपकी समझ में। क्लियर है यहाँ पर? यस सर। वेरी गुड। दूसरा पॉइंट इसी में, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो है तो इफ एंड ओनली इफ रैंक ऑफ ए कंफर्म स्ट्रिक्टली लेस देन एन होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि n-1 होगी, n-2 होगी, क्या होगी ये नहीं कह रहा, लेकिन अगर डिटर्मिनेंट जीरो है तो रैंक कभी भी n नहीं हो सकती, उससे कम होगी, जिसको हम बोलते हैं नॉन फुल रैंक मैट्रिक्स, जिसको हम बोलते हैं नॉन फुल रैंक मैट्रिक्स। बेटा क्लियर है? यस। वेरी गुड, वेरी अच्छो। सेकंड, थर्ड पॉइंट देखिए, दुनिया का कोई भी मैट्रिक्स हो m क्रॉस n सर ऑर्डर। अभी तक आपने कितनी क्लासेस करवाई है? हाँ जी बेटा। सर अभी तक आपने कितनी क्लासेस करवाई है पेपर 2 की? पेपर 2 की कितनी क्लासेस करवाई है? पूरा यूनिट 1 यूनिट 2 मिला के यस सर। अब शायद 15 या 16 क्लास हुई है, मुझे ज्यादा, हाँ 17th है आज, हाँ तो 16 क्लास होगी, आज 17th है, 17th है बेटा आज। सब यूट्यूब पे है, ओके सब सर, यूट्यूब थैंक पे है। अगर आप नए बच्चे हैं, पहली बार मुझे सुन रहे हैं, तो सब नए बच्चे हैं और सब मतलब सब यूट्यूब पे है। और शायद मैथ्स की एक ही क्लास हुई है अभी तक, तो 15 क्लास पहली यूनिट की हुई है, एक क्लास शायद मैथ्स की हुई है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो आप देख लेना बेटा, ठीक है। चलिए, तो अगर मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है, सपोज m क्रॉस n का, सपोज फॉर एग्जांपल, तो भाई एक रूल है कि इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी बनेगी ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन जो भी रैंक बनेगी वो कंफर्म लेस देन इक्वल टू होगी मिनिमम ऑफ नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स। अब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स में जो भी कम होगा, चाहे कॉलम रो से कम हो, चाहे रो कॉलम से कम हो, चाहे बराबर हो, मुझे कोई मतलब नहीं है, जो भी रैंक होगी, मैं ये नहीं कह रहा कि मिनिमम नंबर के बराबर होगी, उससे लेस देन इक्वल टू होगी, इक्वल भी हो सकती है और लेसर भी हो सकती है, और ये आप समझ भी रहे होंगे, क्योंकि जो भी रैंक होगी वो रो रैंक और कॉलम रैंक के बराबर होगी, तो जो सबसे छोटा होगा उतनी ही डायमेंशन में वो फिट होगा, और अगर उतनी ही डायमेंशन में फिट होगा तो रैंक उससे ज्यादा नहीं हो सकती, हाँ कम जरूर हो सकती है, इसीलिए लेस देन इक्वल टू मैंने लिख दिया। क्लियर? चलिए, Yes. फोर्थ, अगर कोई मैट्रिक्स है आपका m क्रॉस n का, तो गौर से सुनिएगा, रैंक ऑफ a इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ द मैट्रिक्स a इज इक्वल टू द जीरो मैट्रिक्स। बी केयरफुल, जीरो रैंक सिर्फ जीरो मैट्रिक्स की होती है, अगर मैट्रिक्स के अंदर एक भी एलिमेंट नॉन जीरो है, चाहे वो किसी भी पोजीशन पे लिखा हो, उसकी रैंक कभी जीरो नहीं हो सकती। रैंक इज ए कैरेक्टरिस्टिक, अभी हम आगे चल के इसका यूज करेंगे। तो अगर कोई भी ऑर्डर हो मैट्रिक्स का, रैंक अगर जीरो दिख रही है तो वो कंफर्म जीरो रहा होगा, जीरो मैट्रिक्स है तो रैंक कंफर्म जीरो। और मेरे बच्चों, रैंक ऑफ ए अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो इफ एंड ओनली मैट्रिक्स कभी भी जीरो नहीं रहा होगा, कंफर्म गारंटी। चेक करो डाउट हो बच्चों। बेटा चलो आगे। Yes. वेरी गुड, सिंपल था बिल्कुल, ऐसा कोई टेंशन नहीं है। फोर्थ पॉइंट हो गया मेरा। फिफ्थ पॉइंट देखिए, वो कहता है कि अगर आप किसी भी मैट्रिक्स के ऊपर कोई भी रो ऑपरेशन लगाते हो, 3 रो ऑपरेशन बताए थे पिछली क्लास में, या कोई भी कॉलम ऑपरेशन लगाते हो, जो मर्जी आप रो ऑपरेशन लगाओ, जो मर्जी आप कॉलम ऑपरेशन लगाओ, जितने मर्जी बार लगाओ, रैंक डज नॉट चेंज। तो रैंक एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जो रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन लगाने से चेंज नहीं होता। तो आप चाहो तो लिख सकते हो, रैंक डज नॉट चेंज बाय एनी रो और
ऑपरेशंस। ठीक है बेटा, चलो 6 पॉइंट क्या है? दुनिया का कोई भी मैट्रिक्स हो, सपोज m क्रॉस n ऑर्डर का, ठीक है जी, दुनिया का कोई भी मैट्रिक्स हो m क्रॉस n ऑर्डर का, आप इसमें किसी स्क्वायर मैट्रिक्स की पोस्ट मल्टीप्लाई करें या किसी स्क्वायर मैट्रिक्स की प्री मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है प्री मल्टीप्लाई करोगे तो m क्रॉस m होना चाहिए, पोस्ट मल्टीप्लाई करोगे तो n क्रॉस n होना चाहिए। बस ये दोनों मैट्रिक्स नॉन सिमिलर होने चाहिए। तो जो नया मैट्रिक्स बन के आएगा ये वाला, इसकी रैंक और ए की रैंक सेम रहेगी। इसका मतलब रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स प्रोवाइडेड दैट दिस इज नॉन सिंगुलर, दिस इज नॉन सिंगुलर। मतलब अगर मैं किसी भी मैट्रिक्स के अंदर किसी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की प्री मल्टीप्लाई करूं या पोस्ट मल्टीप्लाई करूं या दोनों करूं, रैंक डज नॉट चेंज। समझ में आया? कुछ भी आपके दिलो दिमाग में चल रहा हो, सुधीर सर ऐसा क्यों होता है, बेटा खुल के पूछ सकते हो। आज आपके सामने सुधीर सर है तो कोई दिक्कत वाली बात ना मानना, समझ गए ना बेटा? जो आपका दिल करे। मतलब मैं चाहता हूं कि आप पूछे, बस इस बैच में इसलिए नहीं चाहता हूं क्योंकि इस बैच में समय कम है हमारे पास, पता नहीं कब एग्जाम की डेट आ जाए और क्या क्या हो जाए, अदरवाइज तो खुल के खेलते हैं हम क्लास के अंदर। चलो आगे, जी बेटा चलो चलिए अगला पॉइंट। अगर एक मैट्रिक्स है ए, सपोज m क्रॉस n ऑर्डर का, बी एक मैट्रिक्स है सपोज m क्रॉस n ऑर्डर का, दोनों के ऑर्डर सेम है, समझ गए? तो रैंक ऑफ a प्लस बी मस्ट बी लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ a रैंक ऑफ b, दैट्स इट। तो एडिशन करने पर रैंक मिनिमम कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, रैंक ऑफ a प्लस बी। या एक काम कर लो, इसको ऐसे मत लिखो, इसको तो पहले ऐसे लिखो, नहीं तो गलत हो जाएगा मामला। रैंक ऑफ a प्लस रैंक ऑफ b ऐसे लिखो, क्योंकि फिर वो मल्टीप्लिकेशन को सेटिस्फाई नहीं, ऐसे लिखो इसको, ठीक है बेटा? अब क्लियर है यहां तक? चलिए दूसरा पॉइंट, रैंक ऑफ a माइनस b इज ग्रेटर देन इक्वल टू रैंक ऑफ a माइनस रैंक ऑफ, अगर कहीं एट सच कोई नीड पड़ी तो। जी बेटा, मिनिमम का क्या होगा फिर? मिनिमम मल्टीप्लिकेशन में आएगा। अभी एक सेकंड का मुझे समझ लो, a इंटू बी, लेकिन अब जब मैं मल्टीप्लिकेशन लिखूंगा तो मुझे इसके ना ऑर्डर सेम करने पड़ेंगे, स्क्वायर करने पड़ेंगे, मतलब ऐसे करना पड़ेगा। a m क्रॉस m ले लो और जो b है वो भी m क्रॉस m लेना पड़ेगा, तब a इंटू बी का रैंक इज लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ a कोमा रैंक ऑफ, क्लियर है? फिर वो आर्बिट्री पे नहीं आएगा ना, वो m प्लस m क्रॉस n पे वैलिड नहीं रहेगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं ना मैं। ठीक है बेटा? ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। चलिए एक और छोटा सा पॉइंट है मेरा, क्या है? रैंक ऑफ a इंटू बी जनरली बराबर नहीं होता रैंक ऑफ b इंटू a, है ना? ये तो आपको इजीली समझ में आ गया होगा, क्योंकि a इंटू बी बी इंटू a के बराबर नहीं होता तो रैंक कैसे बराबर हो जाएगी? मतलब हो भी सकती है लेकिन हो ही जाएगी ये जरूरी नहीं है, क्योंकि रैंक तो एक कैरेक्टरिस्टिक है ना, तो कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो सकती है, क्योंकि मैट्रिक्स मेरा चेंज हो रहा है। अब चले आए, हाँ जी चले आए। अब इसी में एक चीज आप और देख लीजिए, लेकिन जो अभी चीज बताने जा रहा हूं वो बात है स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। देखिए ये चीज मैंने कई बार बोली है, आपका मैट्रिक्स स्क्वायर है या नॉन स्क्वायर है, इस पे ध्यान रखना है। तो मान लो आपके पास दो मैट्रिक्स है ए और बी, और दोनों का ऑर्डर है n क्रॉस n। तो एक रूल है रैंक ऑफ a इंटू बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू
रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी माइनस से एन। और इसके ऊपर एक रूल अभी बताया था, दिस इज लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए कोमा रैंक ऑफ दैट साइड। ये थोड़ा ध्यान रखिए, कोई डाउट हो कंफ्यूजन हो पूछ लीजिए, कोई इश्यू नहीं। चलो बेटा, अब क्लियर है यहाँ तक? हो गया। अब देखिए, अब अगले 10 मिनट में एक गजब की बात बताने जा रहा हूं, है ना। कभी कभी मेरा ऐसा मन करता है कि जब मैं गजब की बात बताता हूं ना, तो मेरे को रिकॉर्डिंग ऑफ कर देनी चाहिए, फिर यूट्यूब वालों को ढूंढ लेने दो सुधीर सर ने गजब की बात क्या बताई थी। समझ गए भाई? तुम लोग जो मेहनत कर रहे हो मेरे साथ, टाइम की पंक्चुअलिटी देख रहे हो या टाइम दे रहे हो, तो थोड़ा तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बोलो, मिलना चाहिए ना मेरे बच्चों? तो किसी दिन मैं ये कर दूंगा जुगाड़, उस दिन ऑफ कर दूंगा, हो गया काम तुम्हारा। चलिए, कमाल की बात बताता हूँ आज तुम्हें। सबसे पहले बताइए, कभी किसी ने आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर पढ़े हैं? ईगन वैल्यू ईगन वेक्टर, या आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर, या कैरेक्टरिस्टिक रूट्स कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर कभी पढ़े हैं? यस सर। राजीव कह रहा पढ़े हैं, बाबू सबने पढ़े हैं। आपको ये पता है आपने क्यों पढ़े हैं ये? चलो, ये लो पेन रख दिया मैंने। क्यों पढ़े हैं आपने? और जो क्राइटेरिया है इनको कैलकुलेट करने का, वो शायद आपने पढ़ा होगा, ये बदतमीजी सी है ना, a माइनस लैम्डा i का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। अच्छा, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर में एक और खास बात होती है कि आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में होते हैं, बाकी में नहीं होते। ये राजू पता है आपको ये बात बेटा? यस सर, स्क्वायर मैट्रिक्स। हाँ, स्क्वायर मैट्रिक्स, तो ये मैंने बोला था, कुछ कैरेक्टर स्क्वायर की होती है, कुछ कुछ सबके लिए होती है। तो दो बातें, आइगन वैल्यू ऐसे निकलती है तो ऐसे ही क्यों निकलती है, और दूसरी बात, आइगन वैल्यू अब निकालते क्यों हो? ऐसा क्या है आइगन वैल्यू में जो वो किसी मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक में काउंट होता है, भले ही चलो वो स्क्वायर मैट्रिक्स की होता है, तो ऐसा क्या है आइगन वैल्यू? कोई बच्चा बताएगा? कुछ तो बताओ यार। क्या सर, में कि कोई मैट्रिक्स को वेक्टर के द्वारा ट्रांसफॉर्म करते हैं तो वो वेक्टर के डायरेक्शन में लेमडा टाइम ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो चलो कोई बात नहीं, और बता, सब घर परिवार में बढ़िया? There is just a unique polynomial for every matrix. क्या कर, दोबारा बोलना बेटा? कंफर्ट के लिए वो यूनिक होती है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। नहीं, वो बिल्कुल यूनिक होती है। मेरा कंसर्न ये था कि आइगन वैल्यू निकालते क्यों है? यूनिक होती है, वो कैले हैमिल्टन हमें कहता है। कंफर्ट जोन में रहने के लिए, क्योंकि लाइक पॉलिनोमियल वेक्टर्स के बारे में हमें ज्यादा पता है। नहीं, चलिए अब मैं बता देता हूँ आज आपको, आराम से रहिएगा, कोई टेंशन नहीं है। देखिए, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस करते थे तो वहां पर आइगन वैल्यू निकाल के चेक करते थे कि वो कौन तो सा हम यूज हो गया, वो तो यूज हो गया, वो तो यूज हो गया उसका, वो तो यूज हो गया, वो तो डेफिनेशन होगी कि आप समझ गए, सबसे बड़ी आइगन वैल्यू पहले ले लीजिए, फिर उसके कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर ले लीजिए, फिर वो डिक्रीज कर दीजिए, वो एक अलग इंप्लीकेशन होता है वो। चलिए मैं समझा देता हूँ, उतना नोट मत लो। चलिए, मान लो एक मैट्रिक्स है n क्रॉस है, सपोज फॉर एग्जांपल ए कोई मैट्रिक्स है 50 क्रॉस 50, तो 50 क्रॉस 50 कोई ज्यादा बड़ा मैट्रिक्स नहीं है, एक नॉर्मल सा मैट्रिक्स है, मतलब उतना भी कोई ज्यादा धांसू मैट्रिक्स नहीं है ये 50 क्रॉस 50। तो अब से 100 साल पहले जब कंप्यूटर नहीं थे, तो मैट्रिक्स 50 क्रॉस 50 तो पहले भी था ना, कंप्यूटर से बहुत पहले था। तो अब अगर कोई आपसे ये कह दे कि एक 50 क्रॉस 50 का मैट्रिक्स है और आपको उसकी 2000 पावर करनी है, तो राजीव बेटा क्या लगता है तुझे, तुझे कितना समय लगेगा और कितनी एक्यूरेसी तेरी रह जाएगी? हाँ या ना, क्या लगता है तुझे? समय ज्यादा लगेगा सर, एक्यूरेसी बहुत ज्यादा घट जाएगी। एक्यूरेसी कम हो जाएगी, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, समय बहुत ज्यादा लगेगा। मतलब तेरे वाली के बच्चे तेरे को मामा कहने लगेंगे, कंफर्म गारंटी है ये। हाँ या ना बोलो, मजाक कर रहा था भाई। कभी राजीव सीरियस ले जाए कि सुधीर सर ये क्या बदतमीजी है ना? इतना समय लगेगा। तूने बोला होगा ना उसको, बाबू तू 2 साल वेट कर ले और मैं नौकरी लेके आता हूं, और उसने बोला कि 2 साल वेट कर ली, लेकिन वो तीसरे साल में
ये मामू जान से मिलो, समझ गया। तो समय लगता है बहुत ज्यादा, जबकि एक बहुत छोटी सी कैलकुलेशन है ये, तो मैंने कुछ ज्यादा लिखा ही नहीं, 1-2 जीरो और लगा देता तो तुम्हारा काम हो जाता, फिर तू किसी पता नहीं किस चीज का मामा बन जाता, 1 मिनट ले लिया ऐसे लिख देता, गड़बड़ रहती। अब मैं आपको कमाल दिखाता हूँ, देखिए वो कहता है कि आप के पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, हाँ जी, आपको उसकी पावर करनी है, हाँ जी, m पावर, m कुछ भी जो आपका दिल करे, 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़, मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आप एक काम कर लो, क्या काम कर लो कि लेट, अब समझिए बात को, मैंने लिखा पहले लेट देयर एग्जिस्ट ए कॉम्प्लेक्स नंबर, सपोज ऐसे ले लो, देयर एग्जिस्ट ए कॉम्प्लेक्स नंबर लैम्डा एंड ए वेक्टर x, आप चाहो तो इसको भी Cn कह सकते हो, डजंट मैटर, ए कॉम्प्लेक्स वेक्टर Cn, है ना, सच दैट a डॉट x इज इक्वल टू लैम्डा डॉट x। अब अगर आप गौर से देखें तो ये n क्रॉस n ऑर्डर का है, ये n क्रॉस 1 ऑर्डर का है, ये नंबर है, और ये n क्रॉस 1 ऑर्डर का है, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों एग्जिस्ट करती हैं और दोनों बराबर है, लेकिन मैंने लेट लिखा, मैंने क्या लिखा है, लेट लिखा है कि अगर गलती से आपने एक नंबर ऐसा ढूंढ लिया जो कि मे बी कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस इज योर इमेजिनरी सिनेरियो, और एक वेक्टर आपको मिल गया जो कि Cn का वेक्टर है, दिस वेक्टर मस्ट बी नॉन जीरो वेक्टर, दिस मस्ट बी नॉन जीरो वेक्टर, सच दैट अगर ऐसी कंडीशन हो जाती है तो, हो जाएगी ये नहीं पता, हो जाती है तो इसका एक बेनिफिट है। क्या बेनिफिट है? अगर ऐसा हो गया और मैंने आपसे पूछ लिया a स्क्वायर x बताओ, सपोज फॉर एग्जांपल, तो आप मुझे एक सेकंड में लिखेंगे सुधीर सर दिस इज a इंटू x, ठीक है, ax इसके बराबर है लैम्डा x, तो क्या हो गया a इंटू लैम्डा x, ओके, लैम्डा बाहर आ गया, ax फिर से बन गया, अब दिस इज व्हाट लैम्डा इंटू लैम्डा x, क्योंकि ax फिर से लैम्डा है, तो क्या बना, दिस इज लैम्डा स्क्वायर इंटू x। बेटा लिख सकता हूं ऐसे मेरे बच्चों, लिख सकता हूं ऐसे, हाँ तो क्लियर है यहाँ तक? तो अब क्या हुआ, मैथमेटिशियन ने बोला कि अगर आप लेट मतलब ऐसा हो जाता है तो कंफर्म a टू दी पावर mx इज इक्वल टू लैम्डा टू दी पावर mx बनेगा, समझ गए? तो आपको अगर इसकी पावर निकालनी है, आप इसकी पावर में निकाल के किसी नंबर की पावर निकालिए, तो नंबर की पावर आसान होती है कि मैट्रिक्स की पावर आसान होती है, बताना जरा, नंबर समझ में आया? लेकिन यहाँ पे कंसर्न ये फंस गया कि गुरुजी ऐसा कर तो सकते हैं, लेकिन ऐसा तभी कर सकते हैं जब ऐसा हो जाए, तो क्या ये जरूरी है कि ऐसा हो ही जाएगा, ऐसा हो जाए? चलो चेक करते हैं ऐसा हो सकता है या नहीं। तो मैथमेटिशियन ने बोला, उनका नाम था कैले हैमिल्टन ने बोला कि अगर आपको ऐसा करना है तो आप एक काम करो, आप इसको ऐसे लिखो, a डॉट x माइनस के लैम्डा डॉट x इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स या जीरो वेक्टर, a माइनस लैम्डा इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक साथ हो गया, इंटू x वेक्टर एक साथ हो गया, इज इक्वल टू जीरो वेक्टर एक साथ हो गया, डन। ये भी एक मैट्रिक्स है, ये भी एक वेक्टर है, और ये जीरो है। आप एक सेकंड के लिए इसको बी मैट्रिक्स मान लो, तो सिस्टम कैसा बनेगा, b इंटू एक्स वेक्टर इज इक्वल टू जीरो वेक्टर, सिस्टम ऐसा बनेगा, हाँ या ना? बेटा क्लियर है यहां तक? यस जी सर। ठीक है बाबू। अब अगर आपने कभी गौर से चीजों को पढ़ा होगा, ये जो आपके सामने चीजें लिखी हुई हैं, इसको हम कहते हैं होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस, क्या सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, हाँ या ना?
यस सर। उसमें एक खास बात होती है, उसमें एक खास बात होती है कि उसका जीरो सॉल्यूशन हमेशा रहेगा। सिर्फ जीरो सॉल्यूशन तब रहेगा जब ये चीज इन्वर्टेबल बनेगी, और नॉन जीरो सॉल्यूशन तब बनेगा जब ये चीज इन्वर्टेबल नहीं रहेगी। ये बात समझ में आई है कभी जीवन में, हाँ या ना? यस सर। अब अभी मैंने इधर से रब कर दिया, लेकिन शायद आपने देखा होगा मैंने लिखा था कि जो एक्स वेक्टर होना चाहिए वो नॉन जीरो वेक्टर होना चाहिए। इसका मतलब इस इक्वेशन का नॉन जीरो सॉल्यूशन होना चाहिए। नॉन जीरो सॉल्यूशन तभी हो सकता है जब ये नॉन इन्वर्टेबल हो, और ये नॉन इन्वर्टेबल कब होगा? जब इसका डिटरमिनेंट जीरो होगा। तो डिटरमिनेंट ऑफ बी मुझे जीरो चाहिए। यस और नो? क्लियर हुआ? यस सर। राजीव बेटा बी क्या है? ए माइनस लैम्डा आई। तो इसका मतलब ए माइनस लैम्डा आई का डिटरमिनेंट मुझे जीरो चाहिए। यस और नो? समझ में आ गई बात? कुछ कुछ देखा देखा सा लग रहा है, देखा देखा सा लग रहा है आइगन वैल्यू के रिस्पेक्ट में, हाँ या ना? ठीक है, Yes, sir. वेरी गुड। अब क्या हुआ, ये तो मुझे चाहिए, ये मिलेगा या नहीं ये कैसे पता लगेगा? ये तो मुझे चाहिए, है ना? मिलेगा या नहीं ये कैसे पता लगा? मैथमेटिशियन ने, इवन कैले हैमिल्टन ने इस लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व किया और उन्होंने देखा कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड आपको दिख रही है ये n डिग्री का पॉलिनोमियल बनेगी इन लैम्डा। तो ये चीज कैसे बनेगी? ये चीज ऐसे बनेगी a0 लैम्डा टू द पावर n प्लस a1 लैम्डा टू द पावर n माइनस 1 प्लस डॉट डॉट an इज इक्वल टू 0। नाउ दिस इज व्हाट? दिस इज n डिग्री पॉलिनोमियल इन लैम्डा। इसका मतलब n लैम्डास आपको ऐसे मिलेंगे जो इसको सेटिस्फाई करेंगे, आपको n लैम्डा जैसे मिलेंगे जो इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो आप तो मेरे से कह रहे थे कि सुधीर सर मुझे एक लैम्डा ऐसा चाहिए, यहां तो आपको n लैम्डा मिल रहे हैं। यस, इसका मतलब कि जिसको आप लेट करके चले थे वो लेट का मतलब है वो जो लेट आपने किया था वो लेट कन्फर्म एग्जिस्ट करेगा। तो आप ये काम कर सकते हो, पावर ऐसे कर सकते हो। तो मैथमेटिशियन ने कॉन्सेप्ट डेवलप कर दिया आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। तो क्या हुआ, कैले हैमिल्टन ने हमें गारंटी दे दी कि दुनिया का कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है जितने ऑर्डर का वो होगा, जैसे मान लो n क्रॉस n, तो उसकी एग्जैक्टली n आइगन वैल्यूज मिलेंगी। सारी आइगन वैल्यूज सेम होंगी, डिफरेंट होंगी, ये नहीं कह रहा मैं। n आइगन वैल्यूज मिलेंगी, हो सकता है उसमें सारी डिफरेंट हो, कुछ डिफरेंट हो, कुछ जीरो हो, कुछ नॉन जीरो हो, कुछ पॉजिटिव हो, कुछ नेगेटिव, कुछ रियल, कुछ कॉम्प्लेक्स, मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन n आइगन वैल्यूज मिलेंगी। एंड कोरस्पॉन्डिंग टू every eigenvalue lambda there must exist a non-zero vector x, and this non-zero vector is called eigenvector. That's it. तो एक नई कैरेक्टरिस्टिक किसी मैट्रिक्स की हम डेवलप करने लगे विच इज कॉल्ड द आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। बेटा समझ में आया मेरे बच्चों? अब तक समझ में आया? ठीक है बेटा। अब क्या हुआ, कैले हैमिल्टन आए और उन्होंने एक बात और बोली। उन्होंने बोला कि ये जो इक्वेशन आपको दिख रही है ना, ये वाली दिस इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। दिस इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। वो कहते हैं कि अगर आप इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के अंदर लैम्डा के प्लेस पे a को डाल दोगे तो ये सेटिस्फाइड रहेगी। मतलब अगर ऐसा है तो a0 a टू दी पावर n प्लस a1 a टू दी पावर n माइनस 1 प्लस डॉट डॉट an into identity matrix must be the zero matrix. Now कैले हैमिल्टन ने प्रूफ कर दिया every square matrix satisfy its characteristic equation. That's it.
तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी कि आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर कैसे काम करते हैं, क्यों बनाते हैं, क्या होते हैं। फिर हम कुछ आगे बात करें। सबसे पहले बताइए यहां तक समझ में आया? जी बेटा, कहो क्लियर हुआ यहाँ? Very good। अगर किसी बच्चे का कोई भी ऐसा डाउट है, कोई बात है, तो आप पूछ सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मुझे। ठीक है, तो कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको पता था कि आइगन वैल्यू डेवलप क्यों किया गया था? राजीव बेटा पता था मेरे बच्चे ये बात? सर स्क्वायर वाला कंसेप्ट नहीं पता था, वो केवल एक जो डिफिनीशन के आधार पर जो निकालते हैं कि उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं तो लेमडा टाइम ट्रांसफॉर्म हो जाता है, ये कुछ ऐसा था कुछ। ठीक है, कोई कोई बात नहीं, कोई कोई टेंशन वाली बात नहीं है, है? तो तुझे बुरा तो नहीं लगा कि तेरे वाली ने तेरे को मामू बुला दिया? ऐसे कुछ बुरा तो नहीं लगा मेरे बच्चे? नहीं नहीं सर नहीं। लगना भी नहीं चाहिए, मेरी बातों को बुरा मानोगे तो फिर अच्छा किसका मानोगा? Yes। है? या फिर तू बस अपने वाली की बात का अच्छा मानता है, बाकी सबका तेरे को बुरा लग जाता है? सर ऐसा कोई बात नहीं। एक बार एक गाना आता हो, तुमको जो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो तो रात कहेंगे। अरे मूर्ख है क्या भाई? कुछ थोड़ा बहुत अपना भी दिमाग लगा लिया करो। जो जिसने कह दिया बस वो चल ही रहा है। इतना भी प्यार नहीं होना चाहिए इंसान का, खुद का भी कुछ थोड़ा बहुत दिमाग होना चाहिए इंसान के अंदर। चलिएगा, मजाक कर रहा था बेटा, सीरियस मत लेना किसी बात को। टॉपिक लिखो, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अभी आगे आगे वेक्टर मैंने खत्म नहीं किए हैं, कभी सोचोगे खत्म कर दिए सारे। बीच में एक टॉपिक था, मेरी मजबूरी थी। चलिए आज तुम्हें एक बहुत अच्छी बात बताता हूं। मैं डैम श्योर हूं जितने भी तुम बैठे हो क्लास के अंदर, किसी को इसके बारे में आइडिया नहीं है। क्योंकि तुम्हें आइडिया इसलिए नहीं है कि किसी ने बताया नहीं तुम्हें। पढ़ा बढ़ा के कुछ भी भेज देते हैं, थोड़ा गड़बड़ हो जाती है। आज थोड़ा समझाते हैं बात। देखिए, सबसे पहले तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन शायद आपको पता होगा, कुछ ऐसे होता है कि मान लो आपके पास n वेरिएबल्स है, x1 x2 डॉट डॉट xn, और कुछ इन वेरिएबल्स को लेके हमने कुछ लीनियर कंस्ट्रेंट बनाए हैं। और वो लीनियर कंस्ट्रेंट कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, a11 x1 प्लस a12 x2 प्लस डॉट डॉट a1n xn इज इक्वल टू b1, है ना, पहला कंस्ट्रेंट। दूसरा है सपोज a21 x1 प्लस a22 x2 प्लस डॉट डॉट a2n xn इज इक्वल टू b, दूसरा कंस्ट्रेंट। सिमिलरली मान लीजिए कुछ m कंस्ट्रेंट हमने बनाए, am1 x1 प्लस am2 x2 प्लस डॉट डॉट amn xn इज इक्वल टू bn। ठीक है, जितने भी aij's हैं वो सब aij's हैं, वो सब रियल नंबर है, और जितने भी bj's हैं वो सब के सब रियल नंबर। सो दिस इज ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस जिसमें n वेरिएबल्स हैं, x1 x2 xn, बाकी सब के सब कांस्टेंट है, यानी कि रियल। समझ में आ गया? दिस इज कॉल्ड ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। बेटा क्लियर हो गया यहां तक मेरे बच्चों? जनरली इस सिस्टम को हम इनपुट आउटपुट एनालिसिस में यूज करते हैं, जो इकोनॉमिक्स की प्रोडक्शन थ्योरी में काम आता है। तो बिजनेस में अगर आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हो तो सबसे ज्यादा यूज इसी का होगा। x1 x2 xn आर द इनपुट वेरिएबल्स और b1 b2 bn आर द आउटपुट वेरिएबल्स, ऐसा होता है। तो सबसे पहले तो वो ये कह रहा है कि सिंपल अगर आप समझ लें इस चीज को, फिर मैं एकदम सारी अच्छी चीजें समझा देता हूं आपको, कि अगर आप इसको मैट्रिक्स की फॉर्मेट में लिखोगे तो शायद ये कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है। एक सेकंड में लिख देते हैं, a11 से लेके a1n, a21 से लेके a2n डॉट डॉट am1 से लेके amn, और यहाँ ले लिया m क्रॉस n, और यहाँ पे ले लिया x1 डॉट डॉट टू xn, और यहाँ पे ले लिया सपोज b1 b2 टू bn, ऐसे ले लिया। नाउ दिस इज रिप्रेजेंटेड एज a जिसका ऑर्डर है m क्रॉस n, ये मैंडेटरी है लिखना। x जिसका ऑर्डर है n क्रॉस 1 वेक्टर है, और ये b वेक्टर है जिसका ऑर्डर है m क्रॉस। चेक कर लीजिए। नाउ दिस इज द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, जिसमें
मेरे पास n वेरिएबल्स है और m कंस्ट्रेंट है। बेटा क्लियर है यहाँ तक? कि बिल्कुल सिंपल चीज है, इसमें सुधीर सर का कोई रोल नहीं है, तो बताना पड़ता है टीचर को कि मैं पढ़ाना क्या चाहता हूँ। यहाँ तक क्लियर है मेरे बच्चों? हाँ जी, वेरी गुड, चलिए वेरी गुड। अब यहाँ पे दो तीन बातें, यहाँ पे वो ये कहता है हमसे, या चलो एक मिनट थोड़ा हम करते हैं काम। वो कह रहा है कि आप इस पूरे सिस्टम को सोल्व करिए। सोल्व करने का मतलब है जितनी भी इक्वेशंस हैं आप इनको सोल्व करके मुझे आप x1, x2, x3, xn की वैल्यू बता दीजिए, जो भी आप कहना चाहते हो। बेटा एक सेकंड, थोड़ा बैठना पड़ेगा, आजकल क्या हो रहा है ना, थोड़ा काम का प्रेशर ज्यादा चल रहा है, तो थोड़ा हो जाते हैं पूरे दिन इस टाइम तक आते आते 2 मिनट तक बस, है ना। तो पूरा जो है ये आपको x1, x2, xn जो है सोल्व करके मुझे ऐसा वैल्यू देनी है जो पूरे सिस्टम को सेटिस्फाई कर दे, मतलब सारी इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर दे, ठीक है। अब वो कहता है कि आपको, मतलब जो मेरा आज का काम है वो ये नहीं है कि सॉल्यूशन क्या है, मेरा आज का काम है सॉल्यूशन की नेचर को डिफाइन करना, मतलब सॉल्यूशन है या नहीं। दूसरा, अगर है तो वो यूनिक सॉल्यूशन है या बहुत सारे सॉल्यूशन है। तो मुझे आपको सॉल्यूशन करके नहीं देना, करके देना तो 12th क्लास में आपने शायद इस टाइप की चीजें पढ़ी होगी। मुझे सिर्फ सॉल्यूशन का नेचर बताना है, इज दिस पॉसिबिलिटी और नॉट, उसकी प्रोबेबिलिटी नहीं बतानी, इज दिस पॉसिबिलिटी और नॉट, और कितने टाइप की पॉसिबिलिटी है अगर है तो, मतलब इज देयर ए यूनिक सॉल्यूशन और देयर आर सो मेनी सॉल्यूशन, ये मैंने आपको बोला, ठीक है। तो सबसे पहले तो अगर आप सॉल्यूशन की नेचर के बारे में बात करेंगे मेरे बच्चों, तो 2 कैटेगरी बनती है और बनानी ही पड़ेगी, क्योंकि नेचर कैटेगरी पे डिपेंड करेगा, बनानी ही पड़ेंगी, आपकी मजबूरी है। सबसे पहला है होमोजीनियस सिस्टम, होमोजीनियस सिस्टम। होमोजीनियस सिस्टम का मतलब है जो आउटपुट वेक्टर है बी वो हमेशा 0 हो जाए। होमोजीनियस का मतलब है, सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन का मतलब है जो आउटपुट वेक्टर है बी वो हमेशा 0 हो जाएगा। तो आपका सिस्टम कैसा दिखाई देगा आपको? a into x is equal to 0 vector, this is vector, this is vector, this is matrix, so this is a homogeneous system। बेटा क्लियर है मेरे बच्चों यहां पर? वेरी गुड। अब देखिए, क्या कभी आपने ऐसा पढ़ा है कि अगर a इन्वर्टेबल है तो इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा वो है 0 सॉल्यूशन, और अगर a इन्वर्टेबल नहीं है तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। क्या कभी आपने ऐसा पढ़ा है, हाँ या ना? ये पढ़े हैं। राजीव बेटा दोबारा बोलना, समझ में नहीं आई बात। पढ़े हैं सर, पढ़े, पढ़े हैं ना? ऐसा पढ़े हैं। हाँ वेरी गुड, कोई बात नहीं, वो तो मुझे पता है ना आपने क्या पढ़ा होगा। कोई और बच्चा, कोई और बच्चा जो कुछ कहना चाहे? प्रज्ञा है और बहुत सारे बच्चे हैं जो बोल रहे हैं। बेटा कुछ कहना चाहोगे? हाँ जी, सर क्वेश्चन रिपीट करो। क्वेश्चन बेटा ये है कि अगर कोई होमोजीनियस सिस्टम है a डॉट x इज इक्वल टू 0, तो क्या कभी आपने ये सुना है आपके टीचर से कि इफ a इज इन्वर्टेबल देन दिस सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन 0, क्योंकि वो दोनों तरफ a इनवर्स की मल्टीप्लाई कर देगा तो a इनवर्स से a कट जाएगा, x की वैल्यू 0 आ जाएगी। एंड इफ a इज नॉट इन्वर्टेबल देन देयर आर सो मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कभी पढ़ा है ये बात, कभी समझी है? है बेटा? नहीं। नहीं तो फिर और क्या पढ़ा है मेरे बच्चे? तो ए को कैंसिल आउट नहीं किया जाता, आई मीन ए नॉन जीरो होता है तो सोल्यूशन 0 0 0 नहीं। नहीं मैं समझ नहीं पा रहा, मेरा सवाल आप शायद समझ रहे हैं मेरे बच्चे। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर a इन्वर्टेबल है तो भी आप ऐसा नहीं कह सकते कि x की वैल्यू 0 होगी। मतलब अगर मान लो मैं ये कह दूं कि इफ लेट a इज इन्वर्टेबल, मतलब लेट a इनवर्स एग्जिस्ट,
तो आप ये कहना चाहते हो ए इनवर्स इंटू एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू 0 करके मैं ये नहीं कह सकता कि x इज इक्वल टू 0 बनेगा, मैं ये नहीं कह सकता। आप ये कहना चाह रहे हो बेटा? जी हाँ बेटा, सर। हाँ आप सर। ये कहना चाह रहे हो, ठीक है बेटा, ये गलत है बाबू, आज के बाद मत कहना। नहीं सर, आई मेंट ये नहीं पढ़ाया था मेरे को। हमें बोले थे कि ए सिंगुलर हो जाता है अगर वैसा हुआ तो। अगर ऐसा हुआ तो ए सिंगुलर हो जाता है। हाँ आई मीन आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से। ए सिंगुलर नहीं होता है, ए तो नॉन सिंगुलर है ना। अगर ए इन्वर्टेबल मैंने बोल दिया तो ए तो नॉन सिंगुलर हो गया। लेकिन अगर ए को 0 लिए तो ए सिंगुलर हो जाएगा ना। नहीं, ए को मैंने कहीं भी 0 नहीं लिया भाई, ए को मैंने कहीं भी 0 नहीं लिया। हाँ, ए को मैंने कहीं 0 नहीं लिया बेटा, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। जी बेटा। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का केस नहीं होता। हाँ बेटा, दोबारा बोलो। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन वाला केस नहीं होता किसमें? इसमें, होमोजेनियस सिस्टम में। होता है मेरे बच्चे, बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता है। हाँ, कोई बात नहीं, आप अपना पूरा देख लीजिए, फिर मैं स्टार्ट करूंगा। और कोई बच्चा है जो मेरी बात को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेगा? चलिए, अब मैं समझा देता हूं। जैसा कि मुझे राजीव ने बोला कि सुधीर सर, हमने ऐसा पढ़ा है कि टीचर ने ऐसा पढ़ाया होगा कि अगर ए इन्वर्टेबल है तो x इज इक्वल टू 0 इज द यूनिक सॉल्यूशन, और अगर ए इन्वर्टेबल नहीं है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। मेरे बच्चों, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये तभी तक सही है जब आपकी नंबर ऑफ इक्वेशंस और नंबर ऑफ अननोन्स बराबर होते हैं। समझिए आप बात को। अगर आपके नंबर ऑफ इक्वेशंस और नंबर ऑफ अननोन्स बराबर नहीं है तो आपका मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हो ही नहीं सकता, और अगर आपका मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो वो इन्वर्टेबल होगा या नहीं, है या नहीं, इसका डिस्कशन ही नहीं हो सकता। तो फिर आपने किस बेसिस पे, इन्वर्टेबिलिटी के बेसिस पर सॉल्यूशन का कैरेक्टरिस्टिक बता दिया। राजीव, बात समझ में आ रही है बेटा, हाँ या ना? यस सर। है ना? यस सर। आप आराम से समझिए। या तो आप मुझे ये कहिए कि सर, जब भी हम होमोजीनियस सिस्टम को स्टडी करेंगे तो नंबर ऑफ इक्वेशंस और नंबर ऑफ अननोन हम सेम लेके चलेंगे। ऐसा तो जरूरी है नहीं, और अगर ऐसा जरूरी नहीं है तो आप किसी भी कीमत पर एक ही इन्वर्टिबिलिटी टर्म का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये मैंडेटरी है। याद करो कल की क्लास को, जिसमें मैंने बोला था अगर आपका मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं है तो आप डायगोनल टर्म का इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। तो बाबू नहीं कर सकते ना फिर, समझ रहे हो ना क्या करना चाह रहा हूं? थोड़ा सा आप मेरी मजबूरी से, है ना? तो आज मैं आपको 3-4 बातें आराम से बताता हूं। देखिए, हमेशा सिस्टम ऑफ इक्वेशन में 3 टाइप की बातें होती है, नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन। समझिए, कभी भी किसी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के 2, 3, 4, 10, 20, 50 सॉल्यूशन नहीं होते। या तो सॉल्यूशन नहीं होता, या तो सिर्फ एक सॉल्यूशन होता है, और या तो फिर अनकाउंटेबल सॉल्यूशन होते हैं। समझ गए? अनकाउंटेबल बोल रहा हूं, काउंटेबल इनफाइनाइट भी नहीं बोल रहा, फिर अनकाउंटेबल होते हैं। कभी भी किसी सिस्टम ऑफ इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन नहीं होंगे, 3 नहीं होंगे, या तो होंगे नहीं, या तो सिर्फ एक होगा, और या तो हमेशा अनकाउंटेबल सॉल्यूशन मिलेंगे। बात समझ में आ रही है? जो बच्ची आज बोल रही है, मानसी शायद नाम है, बाबू बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अब थोड़ा बात समझ में आ रही है? यस सर। तो अब बात करते हैं सबसे पहले वाले केस पे, जो कि होमोजीनियस है। तो होमोजीनियस के केस में नो सॉल्यूशन वाली बात कभी नहीं आती। उसका रीजन है x इज इक्वल टू 0 वेक्टर, हमेशा इसका सॉल्यूशन होता है, हमेशा। दुनिया का कोई भी होमोजीनियस सिस्टम हो, आप x की वैल्यू 0 डालो, 0 इज इक्वल टू 0, खत्म डिस्कशन। इसका मतलब 0 सॉल्यूशन मिला ना आपको। भाई ये मत सोचना, ये मत कहना कि सुधीर साहब 0 सॉल्यूशन क्या होता है। अरे मेरे बच्चे, सॉल्यूशन का मतलब होता है x की वो वैल्यू जो इस सिस्टम को सेटिस्फाई करती है।
अब वो वैल्यू नॉन जीरो होंगी, मैंने कभी नहीं बोला ये। तो x इज इक्वल टू जीरो तो हमेशा सॉल्यूशन बनेगा, हाँ या ना? अब क्लियर है सबको? कुछ तो बोल Yes. दो। वेरी गुड। देखिए एग्जांपल देखिए, ये जो आप सिस्टम देखते हो ना बेटा, इसको हम कहते हैं इनपुट। अगर आप इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा इंटरेस्ट लेते होंगे तो ये होता है इनपुट, ये होता है आउटपुट, और ये होती है मशीन, है ना? इनपुट आउटपुट मशीन। अगर आपको आउटपुट जीरो चाहिए, सपोज आपको आउटपुट जीरो चाहिए, अरे तो बाबू मशीन कोई भी हो, इनपुट मत डालो, जीरो ही मिलेगा आउटपुट। तो ये तो पॉसिबिलिटी बिल्कुल तय है ना कि सुधीर सर फिर तो जीरो सॉल्यूशन तो हमेशा है हमारे सामने। सो एवरी होमोजीनियस सिस्टम ऑलवेज हैज ए जीरो सॉल्यूशन। जीरो सॉल्यूशन तो होना ही होना है किसी भी होमोजीनियस सिस्टम का। इसको हम ऐसे भी रीड करते हैं कि एवरी होमोजीनियस सिस्टम इज ऑलवेज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब जीरो सॉल्यूशन कंफर्म आपको मिलेगा। क्लियर हो गया यहां तक बाबू? क्लियर है यहां तक? Yes, sir. वेरी, है ना? अब बारी आती है दूसरे केस की। भाई नो सॉल्यूशन वाला तो केस ही खत्म हो गया क्योंकि जीरो सॉल्यूशन तो होना था। अब बारी आती है कि सिर्फ यही यूनिक जीरो सॉल्यूशन है या और भी बहुत सारे सॉल्यूशन मिल सकते हैं। तो मेरे बच्चों, इन्वर्टेबिलिटी से नहीं बता सकते क्योंकि मैट्रिक्स नॉन स्क्वायर हो सकता है। कैसे बताएंगे? दो रूल लिखता हूं। नंबर वन, अगर रैंक ऑफ ए, अगर रैंक ऑफ ए बराबर है नंबर ऑफ अननोन्स के। अननोन्स क्या थे यहां पर? एन है, नंबर ऑफ कॉलम्स के, जैसे मर्जी लिखिए। अगर रैंक ऑफ ए बराबर है नंबर ऑफ अननोन्स के, तो मेरे बच्चों कंफर्म x इज इक्वल टू जीरो इज द ओनली सॉल्यूशन, ओनली सॉल्यूशन, दैट्स इट। ठीक है जी? मतलब इन्वर्टेबल है मैट्रिक्स या नहीं उससे कोई मतलब नहीं, आप रैंक निकालिए। अगर रैंक नंबर ऑफ अननोन के बराबर है तो जो जीरो सॉल्यूशन आपको मिला है सिर्फ वो ही सॉल्यूशन है, इसके अलावा और कोई सॉल्यूशन नहीं है। दूसरा, अगर रैंक ऑफ ए स्ट्रिक्टली लेस देन है नंबर ऑफ अननोन से, तो मेरे बच्चों इनफाइनाइट सॉल्यूशन, जीरो सॉल्यूशन तो है ही, उसके अलावा भी बहुत सारे सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। तो आपको कितने मिलेंगे? आपको मिलेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब यहां तक कोई डाउट हो, कंफ्यूजन हो, पूछ लीजिए। और मैंने कहीं पर भी मैट्रिक्स के स्क्वायर होने की बात नहीं कही, इन्वर्टेबिलिटी की बात नहीं कही। अगर मैं इन्वर्टेबिलिटी की बात कह देता तो मेरा मैट्रिक्स तो स्क्वायर होना पड़ जाता, नंबर ऑफ इक्वेशन नंबर ऑफ अननोन के बराबर हो जाती, जबकि सिस्टम ऑफ होमोजेनियस में कोई ऐसा जरूरत नहीं। बोलो बेटा, समझ में आ रहा है? जी राजीव बेटा, क्लियर है यहां तक? Yes, sir. अब दूसरे केस पे आते हैं। दूसरा केस है नॉन होमोजेनियस सिस्टम। नॉन होमोजेनियस सिस्टम, नॉन होमोजेनियस सिस्टम का मतलब है जो भी आपका आउटपुट वेक्टर है वो कंफर्म नॉन जीरो वेक्टर होना चाहिए। इसका मतलब a डॉट x इज इक्वल टू b, और b कैसा है? नॉन जीरो। तो इसमें मेरे बच्चों तीनों केस बनेंगे। बनेंगे कैसे बनाता हूं। सबसे पहले यहां पे आपको एक मैट्रिक्स डिफाइन करना होता है जिसको हम कहते हैं ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स, a कोलन b। a कोलन b का मतलब a को पूरा रखो और जो b है ना आउटपुट, उसको एक एक्स्ट्रा कॉलम कर दो a के साथ। तो दो मैट्रिक्स होंगे, एक ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स और एक a इटसेल्फ। a जो है ऑब्वियसली इसका एक सब मैट्रिक्स है। समझ में आ गई यहां तक बात? समझ में आ गई यहां तक बात? हाँ जी बेटा, क्लियर है मेरे बच्चों? Yes, sir. पहला केस,
अगर रैंक ऑफ ए बराबर नहीं है रैंक ऑफ ए बी के, मतलब दो मैट्रिक्स होंगे ना अब आपके पास, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। अगर दोनों की रैंक बराबर नहीं है तो आंसर है नो सॉल्यूशन। ठीक है जी। सेकंड, अगर दोनों की रैंक बराबर है और वो बराबर है n के, n क्या है, नंबर ऑफ अननोन, तो मेरे बच्चों यूनिक सॉल्यूशन बनेगा। यूनिक सॉल्यूशन बनेगा। क्या बनेगा ये गारंटी नहीं है, लेकिन एक ही सॉल्यूशन बनेगा। लेकिन उसमें ये गारंटी जरूर है कि जीरो सॉल्यूशन नहीं होगा। दुनिया के किसी भी नॉन होमोजीनियस सिस्टम का जीरो सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता। ऑब्वियसली बात है, एक बात बताइए, अगर ये नॉन जीरो है तो क्या एक्स जीरो हो सकता है? नहीं। आप थोड़ा दिमाग लगाइए, अगर आपको कुछ आउटपुट चाहिए तो बाबू कुछ तो इनपुट लगाना पड़ेगा, चाहे मशीन कुछ भी हो, कुछ तो इनपुट लगाना पड़ेगा, हाँ या ना? अगर आउटपुट, और आप ये कहना चाहते हैं कि सुधीर सर आउटपुट मिल जाए और मुझे इनपुट ना लगाना पड़े, इज इट पॉसिबल? राजीव बेटा, इज इट पॉसिबल? नो सर। नहीं ना, मतलब मैं ले लेता एग्जाम्पल, बस मैं ले नहीं रहा, चलो छोड़ो। राजीव कहीं एकदम बुरा ना मान जाए, सुधीर सर सारे एग्जाम्पल मेरे पे रख देते हो आप, है? तो बाबू ऑब्वियसली बात है, अगर कोई आपसे ये कहे कि मुझे बिना इनपुट लगाए हुए आउटपुट दे दीजिए, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो जीरो सॉल्यूशन कभी नहीं होता होमोजीनियस सिस्टम का। जीरो सॉल्यूशन, सॉरी, नॉन होमोजीनियस सिस्टम का जीरो सॉल्यूशन हमेशा होता है होमोजीनियस सिस्टम। तो यहां पे क्या हुआ, नो सॉल्यूशन वाला केस हो सकता है और यूनिक सॉल्यूशन वाला केस हो सकता है, लेकिन ये जो यूनिक सॉल्यूशन है ये जीरो कभी नहीं होगा, ये ध्यान रखना। नाउ थर्ड पॉइंट, अगर रैंक ऑफ ए बराबर है रैंक ऑफ ए बी के और वो स्ट्रिक्टली छोटा है नंबर ऑफ अननोन से, तो कंफर्म इनफाइनाइट। लेकिन इन इनफाइनाइट सॉल्यूशनों में कभी भी जीरो सॉल्यूशन नहीं आएगा, कंफर्म गारंटी दे रहा। बेटा सवाल समझ में आया? मेरी बात समझ में आई मेरे बच्चों? यस सर। चलिए अब एक क्वेश्चन लेता हूं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में कंफर्म मिलेगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूं। सवाल की जो डिजिट्स हैं वो चेंज हो सकती है, मैं तो रैंडमली लिखूंगा, मैं तो लिख के लाता नहीं हूं सवाल कि भाई मुझे कोई सवाल लिख के लाने हैं, तो रैंडमली कुछ कुछ बातें हैं, सिंपल है बिल्कुल। मान लो एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन है आपके पास, सपोज फॉर एग्जांपल ऐसे 1 2 3 4 0 मान लो, या एक काम कर लेते हैं इसको 2 4 6 7 सपोज 0 0 8 है ना, और इसको यहां ले लेते हैं हम, सपोज x1 x2 x3 x4 इज इक्वल टू सपोज 2 0 3 4, है ना? ऐसे मैंने आपसे सवाल पूछा। सवाल ये है, फाइंड ए एंड बी सच दैट सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। ऐसा सवाल आपका एग्जाम में दिख गया। सबसे पहले बताओ ये सिस्टम होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस? हाँ जी, ऐसा है, होमोजीनियस या नॉन होमोजीनियस? Non-homogeneous. वेरी गुड। तो इसका मतलब आपको नॉन होमोजीनियस वाली कैटेगरी में जाना पड़ेगा, जरा जाना एक बार। कैसे जाओगे? आपको ए बी मैट्रिक्स की रैंक निकालनी पड़ेगी, तो डायरेक्ट आप ए बी मैट्रिक्स बना लो, उसी में एक ही भी रैंक उसी में मिल जाएगी। तो डायरेक्ट जब आप ए बी मैट्रिक्स बनाओगे तो क्या बनेगा, 1 2 3 4 2, ऐसे कॉलम डाल देना सिर्फ समझने के लिए। 2 4 6 7 0 0 0 0 नहीं, लास्ट वाला ए
ए बी 4, ठीक है। अब मान लो इसकी रैंक निकालनी है आपको, तो रैंक निकालने का क्या तरीका है, एक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो कैसे करोगे, सबसे पहले तो आप दूसरी रो में या पहली रो में 2 की मल्टीप्लाई करके दूसरी में से माइनस कर दो, क्या मिलेगा भाई, लिखूं, 0 मिलेगा यहाँ पे 0 मिलेगा, यहाँ पे 0 मिलेगा, और यहाँ पे क्या मिलेगा, -1, और यहाँ पे क्या मिलेगा, 4 -3। बेटा एक बार चेक करना क्या लिखा था, मुझे याद नहीं है। अच्छा 7 लिखा है, तो कितना था, 2 दूनी 4, 3 मिलेगा। भाई क्लियर है यहाँ तक? कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने, 4 दूनी 8, तो 0 था ये, तो की मल्टीप्लाई -4 हो जाएगा। बेटा देखना एक बार फटाफट। सर हेलो, बी मैट्रिक्स तो 2 0 3 4 है ना, कुछ गलत कर 3 दिया, कहाँ गया सर? एक सेकंड मेरे बच्चे, हटा दिया हमने, फिर से लिख देता हूँ, हो सकता है कुछ गलती कर दी हो। 2 4 6 7 और ओहो, सर वो डिमेंशन हाँ बेटा वो एक गड़बड़ हो गया, 2 एक पड़ेगा 0, ये था ना। चलो अब कर दो, अब ठीक है, ये डायमेंशन हाँ कर सर। देंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, तो क्या कर रहे थे हम शायद ये कर रहे थे कि पहली रो में 2 की मल्टीप्लाई करके दूसरी से माइनस कर लेते हैं। जरा करना फटाफट एक बात, ये आ जाएगा 0, 2 की मल्टीप्लाई माइनस करोगे 0 0, -1, 2 की मल्टीप्लाई करके -2, ठीक है। इज दिस एक्रोन फॉर्म और नॉट, इज दिस एक्रोन फॉर्म और नॉट? अरे बोलो भाई। अभी सर ए और बी पे डिपेंड करेगा कि ए और बी का वैल्यू क्या होगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसको ऐसे लिख लेते हैं, 1 2 3 4 2। चलिए इस रो को उठा के ऊपर ले जाओ, 0 0 ए बी और 3, है ना। फिर क्या है, 0 0 0 -1 और -4। बेटा ऐसे लिख लो। यस हाँ जी बेटा, ऐसे लिख लो मेरे बच्चों। यस चलिए अब देखो, अगर ए नॉन जीरो है, सपोज फॉर एग्जांपल ए नॉन जीरो है, आराम से सुनना बात, अगर ए नॉन जीरो है तो छोटे वाले मैट्रिक्स की रैंक भी 3 बनेगी और बड़े वाले मैट्रिक्स की रैंक भी 3 बनेगी। बोलो हाँ या ना। राजीव बेटा बात समझ में आ रही है, प्रज्ञा बेटा समझ में आ रही है बातें आपको, यस सर। यस है ना। तो अगर ए नॉन जीरो है तो छोटे रैंक मैट्रिक्स की भी रैंक 3, बड़े की भी 3, और नंबर ऑफ अननोन कितने हैं, नंबर ऑफ अननोन है मेरे पास 4। गड़बड़ होगी, इसका मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। बोलो समझ में आया कि नहीं? डन। ठीक है बेटा, अब अगला केस, अगर ये 0 हुआ, सपोज फॉर एग्जांपल 0 ले लिया मैंने, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको एक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक्लोन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो सर, इसको बी से डिवाइड कर देते हैं और इसमें ऐड कर देते हैं, सेकंड रो को बी से डिवाइड कर देते हैं और थर्ड रो में ऐड कर देते हैं, तो 0 हो गया। डिवाइड करके जब इसमें ऐड करोगे तो प्लस के 3/b ऐसे मैट्रिक्स मिलेगा, और यहाँ क्या था, हाँ या ना बेटा, क्लियर हुआ यहाँ तक? हेलो यस सर ये। बेटा, अब देखो, अगर ये चीज 0 बनी, अगर ये चीज 0 बनी तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और अगर ये चीज नॉन जीरो बनी तो नो सॉल्यूशन। क्यों नो सॉल्यूशन? छोटे वाले मैट्रिक्स की रैंक है 3, नहीं सॉरी, छोटे वाले की है 2, और अगर बड़े वाला मैट्रिक्स ले लूंगा और ये नॉन जीरो है तो रैंक है 3, दोनों बराबर नहीं है तो नो सॉल्यूशन। तो ऐसे जितनी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है वो सारी आपको डिफाइन करनी पड़ेगी। अगर आपको रूल पता है तो फिर काम है। बोलो समझ में आया कि नहीं?
हाँ जी बेटा, अब समझ में आया यहाँ तक? राजीव बेटा क्लियर है मेरे बच्चे? फटाफट बोलो, यस सर। है ना? नहीं तो फिर मैं आगे चलूँ अगर ऐसी कोई बात हो तो। चलिए। इसमें सर, जी जी बेटा। सर इसमें वेरिएबल 4 है और हमारा क्या है कि नंबर ऑफ इक्वेशन 3 है केवल। हाँ तो इसमें तो एक कंफर्म बोल सकते हैं, या तो इनफाइनाइट सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या तो नो सोल्यूशन एग्जिस्ट हाँ, करेगा। तो वही लिखा है मैंने, वही 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 मैं कंडीशन बना के दे रहा हूँ आपको। समझ यस गया सर। था ना? वो मैंने तो कहीं यस। बोला ही नहीं कि यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। मैंने तो एक केस में बोला नो सॉल्यूशन है और एक में बोला है कि इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। अब वो जो केस है कब इनफाइनाइट और कब नो है, वो मैंने ए और बी की कंडीशन पूछी है बस आपसे। यस समझ में सर। आ गया ना? वो बिल्कुल बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है। मान लो मैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए ये कर देता, इसको हटा देता और यहाँ ऐसे कुछ कर देता, इसको ए कर दो और इसको बी कर दो, तो मैं सवाल पूछ लेता कुछ ना कुछ। समझ में आया बेटा? ये ना 3 वेरिएबल हो जाते। यस आप सर। मेन चीज है आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट चल कर रहा है। चलो आगे, चलो आगे, चलिए। तो यस। हाँ जी बेटा, तो आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर पे हम कुछ बात कर रहे थे, अब एक बार उसको फिर से लेते हैं। भाई यहां तक हो गया क्लियर सबको? जी बेटा, वेरी गुड। यस चलिए, सर। एक बच्चे ने कह दिया मतलब हो गया। देखिए बेटा, आज आपको एक गुरु मंत्र देने जा रहा हूं आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर को लेके, आराम से समझना। एक मैट्रिक्स आया ए और उसका ऑर्डर था n क्रॉस n, ठीक है? अभी हमने आधे घंटा पहले ये प्रूफ कर दिया कि दुनिया का कोई भी मैट्रिक्स हो n क्रॉस n ऑर्डर का स्क्वायर होना चाहिए, उसकी कंफर्म n आइगन वैल्यूज हमें मिलेंगी। दे में बी रियल, दे में बी कॉम्प्लेक्स, कैसी भी हो सकती है, लेकिन क्योंकि आइगन वैल्यूज किसी इक्वेशन के रूट होते हैं तो रूट वाली सारी कंडीशंस वैलिड रहेंगी। मतलब अगर कोई आइगन वैल्यूज कॉम्प्लेक्स है तो उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट दूसरी आइगन वैल्यूज आपको कंफर्म मिलने वाली। ये बिल्कुल सिंपल से कुछ कुछ रूल्स है, ठीक है बेटा? कोई बात नहीं। अब क्या हुआ, एक रूल आपको मैं समझा रहा हूं, थोड़ा सा बिल्कुल आराम से समझिएगा। दुनिया का कोई भी मैट्रिक्स हो n क्रॉस n ऑर्डर का, उसका डिटरमिनेंट कंफर्म बराबर होता है आइगन वैल्यू के प्रोडक्ट के, ठीक है जी? दुनिया का कोई भी मैट्रिक्स हो, उसका जो डिटरमिनेंट होता है वो कंफर्म बराबर होता है आइगन वैल्यूज के प्रोडक्ट के। चलिए दूसरा, दुनिया का कोई भी मैट्रिक्स हो, उसका ट्रेस बराबर होता है आइगन वैल्यूज के एडिशन, λ1 प्लस λ2 प्लस λn, एडिशन के बराबर, ठीक है? ये दो रूल अगर आपको याद है तो मैक्सिमम प्रॉपर्टीज, मैक्सिमम क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर सोल्व होते हैं। शायद यूजीसी नेट तो उतना अच्छा टफ एग्जाम बनाएगी भी नहीं जितना टफ आईआईटी एग्जाम बनाती है। आईआईटी अच्छा एग्जाम बनाती है, उनमें जितने भी आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं वो सारे के सारे इन दो फॉर्मूले से हो जाते हैं। बस आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मूले क्या है, समझ गए? तो अभी तक मैंने आपको 3 कैरेक्टरिस्टिक बताई, इवन 4 बताई। ट्रेस एक कैरेक्टरिस्टिक थी किसी मैट्रिक्स की, ऑब्वियसली स्क्वायर की थी, डिटरमिनेंट भी स्क्वायर का था, आइगन वैल्यूज भी थी और उसकी रैंक भी थी। तो रैंक का चलो हमने इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन बाकी जो 3 कैरेक्टरिस्टिक थी उनका हमने इस्तेमाल करके उनके बीच में जो रिलेशनशिप बन सकता है वो आपके सामने लिख। सबसे पहले बताओ, ये रिलेशनशिप आपको समझ में आता है? कभी कभी समझ में आता है? मतलब कभी पढ़ा है जीवन में ऐसा? हाँ या नहीं? Yes, sir. ठीक है, अब मैं कुछ कुछ बातें लिखूंगा आपके सामने, इसको आप कंसर्न रखना, दोनों में से कोई भी एक लगेगा। सबसे पहला पॉइंट, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, दैट मींस ए इज सिंगुलर इफ एंड ओनली इफ at least one lambda I is equal to 0. That's it.
मतलब इफ एंड ओनली वर्जन है, इफ एंड ओनली वर्जन है, अगर एक भी आइगन वैल्यू 0 है तो कंफर्म उसका डिटरमिनेंट 0 होगा। और अगर दुनिया का कोई भी मैट्रिक्स है जिसका डिटरमिनेंट 0 है, कम से कम एक आइगन वैल्यू 0 मिलेगी। फॉर्मूला आपके सामने लिखा था, मैच करके देख लीजिए। समझ में आया जी? Yes, sir. भाई यहां तक डाउट है किसी बच्चे को? हाँ जी, यहां तक क्लियर है मेरे बच्चों? सेकंड पॉइंट, दुनिया का कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो और वो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, ट्रायंगुलर का मतलब है अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर, लेकिन यहां पे मैं स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर की वजह से स्क्वायर मैट्रिक्स ले रहा हूं, नहीं, वो मैं ले रहा हूं आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर के हिसाब से, क्योंकि वो सिर्फ स्क्वायर में ही एग्जिस्टेंसी आती है। दुनिया का कोई भी अपर या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, उसकी आइगन वैल्यूज हमेशा उसके डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। फॉर एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, lower triangular matrix which is a square matrix, mandatory है, all the diagonal elements are nothing but the eigen value। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. अगला पॉइंट देखिए, मान लो ए कोई मैट्रिक्स है जिसकी आइगन वैल्यू है सपोज λ1, λ2, λn। क्यों? क्योंकि ये n क्रॉस n का मैट्रिक्स है। फिर मैंने क्या किया, एक नया मैट्रिक्स बनाया B विच इज इक्वल टू P इनवर्स इनटू A इनटू P, मतलब कोई इन्वर्टेबल मैट्रिक्स था P, उसकी मल्टीप्लाई कर दी, प्री मल्टीप्लाई कर दी, उसके इनवर्स की पोस्ट मल्टीप्लाई कर दी, चाहे रिवर्स कर दो, डजंट मैटर, लेकिन एक ऐसे मैट्रिक्स मैंने बनाया, नया मैट्रिक्स बन के आया B। मेरे बच्चों, B की आइगन वैल्यू भी यही रहेंगी जो ऊपर लिखी है। यहां तक कोई डाउट हो, कंफ्यूजन हो, पूछ लीजिए। हाँ जी बेटा, क्लियर है यहां तक? Yes, sir. वेरी गुड। अगला पॉइंट, अगर कोई मैट्रिक्स है ए, इसकी आइगन वैल्यू है लैम्डा सपोज, तो इसके ट्रांसपोज की आइगन वैल्यू भी लैम्डा ही होगी। ट्रांसपोज और ए जो मैट्रिक्स होते हैं उनकी आइगन वैल्यू बिल्कुल सेम रहती है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट, अगर आपके पास कोई ए मैट्रिक्स है जिसकी आइगन वैल्यू है लैम्डा और आपने कोई मैट्रिक्स बनाया अल्फा ए, अल्फा इज सम नंबर, तो इसकी आइगन वैल्यू होगी अल्फा इनटू लैम्डा। अगर आप किसी मैट्रिक्स में किसी स्केलर की मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी आइगन वैल्यू में उतने की मल्टीप्लाई हो जाती है। बेटा चलो आगे, चलिए, अगर ए कोई मैट्रिक्स है जिसकी आइगन वैल्यू है लैम्डा, लैम्डा मतलब λ1, λ2, λn, तो उसकी पावर अगर आप m करते हैं a टू दी पावर m, तो कंफर्म इसकी आइगन वैल्यू मिलेगी λ टू दी पावर m, where m goes from 1 2 3 4 मतलब पॉजिटिव। ठीक है, Yes. चलिए, अगर ये कोई मैट्रिक्स है जिसकी आइगन वैल्यू है लैम्डा एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉन जीरो, मतलब ये इन्वर्टेबल है, तो a टू दी पावर माइनस m की आइगन वैल्यू होगी लैम्डा टू दी पावर माइनस m, क्योंकि इस केस में इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसलिए मैंने पहले इनवर्स वाली बात आपके सामने लिख दी। बाबू क्लियर है? यहाँ तक सबको क्लियर है? Yes, sir. वेरी गुड। पहले एलिमेंट समझा दिया मैंने तुम लोगों को? हाँ जी बेटा, पहले एलिमेंट समझा दिया। एवरी मैट्रिक्स सैटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, समझा दिया। वेरी गुड। अब एक छोटी सी बात,
मान लीजिए ये कोई मैट्रिक्स है n क्रॉस n ऑर्डर का और उसकी आइगन वैल्यू है लैम्डा, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग बहुत सारे आइगन वेक्टर मिल सकते हैं। समझ गए? मतलब किसी आइगन वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग यूनिक आइगन वेक्टर नहीं मिलता। देयर आर सो मेनी आइगन वेक्टर्स जो किसी एक आइगन वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग आपको मिल सकते हैं। पढ़िए कभी ये चीजें बेटा, पढ़िए कभी ये चीजें। हाँ जी मेरे बच्चों, बेटा क्लियर है यहाँ तक सबको? छोटी Yes. छोटी बातें हैं, कोई ज्यादा टफ नहीं है। चलिए सर, कल से नया टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक कोई डाउट हो आप पूछ लीजिए। टुमारो सेम टाइम। बेटा सब कुछ ठीक चल रहा है ना? कोई बात? अच्छा, कोई बच्चा पेपर 1 की कह रहा था या पेपर कुछ यूनिट 10 की कह रहा था, मैंने बोला है शायद फैकल्टी निकाल के टाइम आपको देंगे, आप चिंता ना करें बिल्कुल भी। बाकी तब तक आप बाकी यूनिट्स पे अपना फोकस करते रहिए, ठीक है बेटा? वेरी गुड मेरे बच्चों, चलिए थैंक यू वेरी मच, बाय, गुड नाइट।